गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं और एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन का आज इसकी 16वीं क्लास है। शाम के 7 बज चुके हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। जो लोग नहीं आए हैं अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दें। अब आप लिए लोग वीडियो को शेयर करेंगे, हम लोग नहीं शेयर करेंगे, ठीक है ना। आप ही अपने कंप्यूटर को खुद ढूंढेंगे। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, ठीक है ना। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, आपके लिए है। चलिए, आज एनटीपीसी की अगली क्लास है, 16वीं क्लास है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। आरआरबी एनटीपीसी क्लास नंबर 16। और कल जो बच्चे लाइव थे उन्होंने पूरी क्लास की, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत मैं खुश था। कल की क्लास देखकर, आपके कल का उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं बहुत अपने तहे दिल से उन सब बच्चों का अभिनंदन करूंगा जो कल की क्लास पूरा, क्योंकि जो बच्चे कल क्लास के साथ जुड़े रहे वो रेगुलर क्लास के पूरे अटेंड किए हैं। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यही उत्साह मैं चाहता हूं। जो मेरा दिली ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो यही है कि आप लोग क्लास के अंदर पूरा अटेंड करें। जो बच्चा आता है फिर छोड़ देता है तो थोड़ा सा वो मुझे दुख होता है, मुझे अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि आप लोगों को क्या बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जितने भी बच्चे आ गए हैं वीडियो को लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें। ठीक, चलिए आज ही क्वेश्चन नंबर है आज तो 400 समथिंग के आसपास है। देखिए 423 क्वेश्चन नंबर है। 423 से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आज। चलिए पहला सवाल बनाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही इजी सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जल्दी से बना दीजिए सब लोग भाई। बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे, सारे बच्चों का जवाब आना भी शुरू हो गया है। मेरे प्यारों बच्चों, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इसका आप लोग को रिज़ल्ट दिखेगा भाई। बिल्कुल आप लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। अब की बार सिलेक्शन पक्का है। 2020 इतिहास में आपको पता है काले अक्षरों में लिखा जाएगा इसका इतिहास, लेकिन इस इतिहास काले अक्षरों को हमें अपने हित के लिए बनाना है, वाइड बनाना अपना जीवन, ताकि हम लोग ये बताएं कि हमारा फाउंडेशन 2000 जब कोरोना से लोग लड़ रहे थे तब मैं इस पढ़ रहा था और इसमें इतना मेहनत करके आया कि जब मैं इतना अपने आप में एनर्जी बना के लाया ताकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठूं तो विस्फोट हो जाए और एग्ज़ामिनर आपको मजबूर हो जाए कि आपके पक्ष में रिजल्ट देने के लिए और आपके नाम एक सीट पक्का करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, सवाल का उत्तर काफ़ी बच्चों का आ भी चुका है। अब हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। कह रहा है यक्स एक संख्या है और वो भी कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। एक्स एक सम संख्या है और कह रहा है यक्स एक अगर एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? अगली विषम संख्या क्या होगी? इसका मतलब देखिए, जो क्रमागत कहता है तो अगली विषम संख्या, सपोज करिए, एक चीज़ आप बात को ध्यान से समझिए यहाँ से कि अगर हमने x मान लिया किसी संख्या को तो अगली संख्या विषम क्या होगी? तो आपको ये पता, मान लीजिए हमने मान लिया 4, कोई सम संख्या क्या है? सम संख्या 4 है, बहुत सी संख्या है। अगर इसमें हम अगली विषम संख्या चाहते हैं तो वो है क्या? 5। यानी हमने सम संख्या में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या आएगी, कोई भी सम संख्या होगी। तो यहाँ यक्स क्या है? एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली क्या आ जाएगी? विषम संख्या आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा भाई? बी सही होगा। बात समझ में आ गई ना इतनी? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर।
क्वेश्चन अगला बना दीजिए जल्दी से सब लोग, जल्दी से अगला बना दीजिए सब लोग। फटाफट बना दीजिए भाई, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 424। आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं, यही सीमा लगेगा यहाँ पे, यही इसमें सिस्टम लगेगा। a की पावर कह रहा है कितना है, x + 1 है, y है, बराबर a की पावर कितना है, 6 है। आधार दोनों का बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर दोनों का आधार बराबर है तो उसकी घातें भी बराबर होंगी। बराबर होंगी कि नहीं होगी? यानी हम कह सकते हैं कि x + y बराबर कितना होगा, 6 होगा। जबकि कह रहा है y जो है वो x से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। x अगर x ही होगा तो y जो होगा वो x से 2 ज़्यादा होगा, तो x + 2 हो जाएगा कि नहीं? y जो है वो x से 2 ज़्यादा है, तो x अगर x होगा तो y जो होगा x के सापेक्ष में 2 ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों का योग 6 है, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2 है। ऑप्शन कौन सा सही है भाई? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला बना दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 425, जल्दी से बना दीजिए सब लोग। सवाल नंबर 425 है, किसका इंटरेस्ट? ये है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हो, देखो ट्राई करो। अप्रॉक्स वैल्यू तो नहीं दी गई है, अप्रॉक्स वैल्यू दी जाएगी तो नहीं आएगा भाई। ₹25,000 का 3 वर्ष के बाद के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? डिजिटल सम से भी बना सकते हो भाई मेरे। आपको पता है मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 25,000। मूलधन कितना दिया गया है? 25,000 गुणे, अब इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 1.12 हो जाएगा। कितने के? 3 साल के बराबर ना। ये कितना आएगा? दाईं और बाईं और दोनों का डिजिटल सम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ब्याज अभी देखिए ये तो क्या है, अब यहाँ से देखिए इसको 1 घटाना पड़ेगा इसमें भाई, मिश्रधन आ जाएगा। ब्याज पूछा ना, तो ब्याज पूछ रहा है, ब्याज मिश्रधन नहीं पूछ रहा, तो मिश्रधन आएगा, ठीक है। 1.12 का होल स्क्वायर होल क्यूब -1, यही तो होगा, ये होगा ब्याज। -1 घटा देंगे तो सीधा ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 7 है, गुणे इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौको 64, 64 में डिजिटल सम 1 आएगा। 1 में से यानी 10 कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको 10 कर लेते हैं। 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा ना, यानी गुणे 9, 963। 63 बोले तो 6 4 963 हो जाएगा। 63 मतलब 6 3 9। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही उत्तर सही होगा, जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही उत्तर सही होगा इसमें, ठीक है ना। ये भी सही हो सकता है, इसमें भी डिजिटल सम 9 है। 9 से 9 कट गया, 4 8 3 11, 11 4 15 3 18, ये नहीं आएगा। इसका भी डिजिटल सम 9 आएगा, ये भी सही हो सकता है। इसमें देखिए
9 से 9 कट गया, 7 8 1 9, 7 6 13, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं 2 3 5 5 2 7 1 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम नंबर, सब में 9 है। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये तो पूर्ण नंबर में आएगा नहीं, ठीक है, आएगी तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन या तो सी सही है या तो बी सही है। डिजिटल सम से दो ऑप्शन टैली कर गया, तो यहाँ से इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे 9000, ये 10,000, 9000 10,000, 9000 10,000 के आसपास। इसका मतलब हम इसको अब बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ेगा भाई मेरे, कुछ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो 25,000 का, अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू 4/3/25, 28/25 3 बार ना, 25 के 25 1000, 25 8 200, लगभग 28 की पावर 28 × 28 × 28 बटा 25 × 8 और रहेगा ना, 2 दूनी 30 मान लेते हैं इसको। 30 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 त्रिक 27,000, 27, इसको मान लेते हैं 1.2, ठीक है ना। 28 9 30 मान लेंगे, 3 त्रिका 9 27,000, 27,000 में 25,000 घटाएंगे, गुणे 8 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 25 8 200, 10,000 से ज़्यादा, 9,000 से ज़्यादा आएगा, 10,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है भाई। करना नहीं, वहाँ पे थोड़ा चेक कर लिया हमने, अप्रॉक्स वैल्यू चेक करके देख लेना होगा। इसका भी डिजिटल सम सेम दोनों का आ रहा था ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। 4 3 7 3 10 8 18, ठीक है ना। इसका या तो इसका ऑप्शन दोनों का डिजिटल सम सेम आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हुई। जब डिजिटल सेम होगा तो अप्रॉक्स वैल्यू चेक कर लेंगे। 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये सवाल रट्टा मार है, ख़त्म है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, इसमें कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सवाल कई बार बताया गया है आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही तो होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 + tan थीटा। इसका मतलब सेक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, फार्मूला ही लिखा गया। अगला चलिए, निम्नलिखित का आपको माध्यिका दिया गया है, आपको x की वैल्यू बतानी है। 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7 ऑर्डर में लिखा ही गया है। देखिए ऑर्डर में लिखा ही गया है। तो अधिका क्या होती है? इसकी माध्यिका जो दी गई है वो माध्यिका दिया गया है 2.5। कितना दिया गया है? 2.5 दिया गया है। माध्यिका 2.5 दिया गया है और x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखेंगे इसको क्या है, कितने पद हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब 5 इधर 5 इधर, 2 3 5 कैंसिल, 2 3 5 कैंसिल। इसका मतलब इसका जो माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी माध्यिका होगी 2 + x/2 बराबर कितना दिया गया है? 2.5 दिया गया है, दिया गया है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 2 + x, भाई यही होगा ना, बीच वाला पद 2 आ गया ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, माध्यिका आ जाएगी। और माध्यिका दिया गया है x बराबर 3 आ जाएगा। x की कौन सी वैल्यू होगी? 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी 3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए भाई। इसका स्थानीय मान बताना है आपको। टू 229,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का डिफरेंस पूछा है। नंबर सिस्टम में बताया था, अंकित मतलब होता, अंकित मान मतलब होता है वही जातीय मान जो होता है वही इसका अंकित मान होता है।
9 के जातीय मान और अंकित मान का डिफरेंस बताना है आपको। तो 9 का जातीय मान 3 जीरो के साथ 9000, 9000 ना, 9000 और 9 का अंकित मान ना ही नहीं होगा, बस 8991, 8991। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। क्लियर हुआ? समझ में बात आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से फटाफट लगाइए भाई। संजू कह रहा है एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है, यदि वो अपने मित्र जेनी के साथ काम करती तो 12 दिन में कर लेती, तो जेनी अकेले इसे कितने दिन में करती? कोई सवाल नहीं। संजू है जो काम को कितने दिन में करती थी? 16 दिन में करती थी। जब उसके साथ जैनी काम पे आ गई, संजू और जैनी मिलकर काम करती है ना, तो कह रहा है अब वो काम को 12 दिन में कर लेती है। एलसीएम 48, इसकी कार्य क्षमता 3 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 4। तो संजू की जैनी की अकेले कितनी आ जाएगी भाई? दोनों मिलकर 3 का, संजू अकेले 3 काम करती थी, संजू और जैनी मिलकर 4 काम करती थी। तो स्वाभाविक बात है जैनी कितना करेगी? 1 काम। करना कितना? 48 दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे टोटल 48 दिन। मतलब पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? चलिए फिर जल्दी से बना दीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल पर 1 घंटे में 40 मिनट में पहुंच जाता है, जो 6 किलोमीटर दूर है। यदि उसने दौड़कर यही दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय किया होता तो उसकी गति में अंतर क्या था? मतलब वही अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लेता? 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है, तो इसकी स्पीड क्या थी? अब वही 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस देखिए क्या है, दोनों दूरी किलोमीटर में है, तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए। 1 घंटे 40 मिनट को बना लेते हैं क्या? ठीक है ना, 1 घंटे 40 मिनट को बना लेते हैं मिनट, 40 मिनट को घंटे बना लेते हैं। 40 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3 ना, 40 बटा हो जाएगा 60, 2/3, 2/3 + 1, इसका मतलब 5/3 घंटे। ठीक, पहले इसकी टाइम 5/3 घंटे था, बाद में 1 घंटा 20 मिनट लगा। इस 20 मिनट को बना लेंगे 60 से भाग देकर घंटे, 1/3 मतलब 4, 1 + 1/4, 1 से ही 1/4 का मतलब 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/3 घंटे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम से लगा लेंगे। चाल पहले निकाल लेंगे, पहले उसकी चाल क्या थी? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 6/5/3, पहले 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। पहले इसकी चाल ये थी, अब नई चाल कितनी आ गई? नई चाल ये नई है और वो पुरानी थी। नई स्पीड क्या है? वही डिस्टेंस 6 किलोमीटर दूरी, अब उसे 4/3 लग रहा है। ठीक है, पहले 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, अब उसकी स्पीड हो गई 18/4 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट में डिफाइन करना चाहोगे तो इसका मतलब 4 चौक 16, ठीक, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4.5, इसकी हो जाएगी 5 तिहाई 15, 5 छक 30। ठीक है ना, इसकी स्पीड हो जाएगी 3.6 किलोमीटर, बाद में 5.9 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर हो गई। तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत क्या भाई? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, दूरी आपको पता ही 6 ही किलोमीटर दूरी तय किया है। एक बार 1 घंटे 40 मिनट में, बाद में 1 घंटे 20 मिनट में, तो दोनों की हमने स्पीड निकाल ली। एक बार स्पीड उसकी 6.6 किलोमीटर थी, बाद में वही नई स्पीड कितनी हो गई? 4.5 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस कितनी, यानी स्पीड कितनी बढ़ गई? 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। बस वही पूछ भी रहा है, दोनों की स्पीड क्या डिफरेंस। ग्राफ का सवाल आ गया है।
भूगोल और इतिहास में प्राप्त अंकों कुल अंकों के औसत प्रतिशत में क्या अंतर है? ग्राफ दिया गया है, डाटा जल्दी से बनाइए। दोनों का निकाल लीजिए, औसत बना लीजिए। ये देखिए पहले वाले का हिस्ट्री दिया गया है जो किससे लिखा गया, ब्लू से, और जो रेड से लिखा गया ज्योग्राफी। ब्लू में 75 है, हिस्ट्री में 80, फिर 63, फिर 87, फिर 80, 70, 72, 75, अलग अलग डाटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भूगोल में कितना पाया है, भूगोल में आपको निकालना है। तो भूगोल में ज्योग्राफी यानी रेड है, ज्योग्राफी का 80 है, 87 है, 70 है, 75, 5, 7, 5, 12 के 2 कैरी हुआ 1, 8 है, 8, 16, 16, 7, 23, 23, 7, 30 ना, और 30, 1, 31, ठीक, 312 ज्योग्राफी का हो गया, ये ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है ना। हिस्ट्री का कितना हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा 75, 5, 3, 8, 8, 8, 2, 10, 10 के 0 कैरी हुआ 1, 7, 7, 8, 7, 15, 15, 6, 21, और 21 और 7, 28, और 1 था 29 कैरी। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 22। 22 को एवरेज बनाना पड़ेगा, चाहे 4 से डिवाइड, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5.5, 5.5, 5.5%। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये मार्क्स परसेंटेज में ही दिया गया भाई। जल्दी से बना दीजिए अगला। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या होगा? सभी छात्रों द्वारा इतिहास में, हिस्ट्री में अभी निकाले थे, हिस्ट्री में कितना आया था, 312। 312 को क्या करेंगे आप, 312 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। 4 7 28, 4 8 32, 78%। कितना हो जाएगा, 78%। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए सही है। अगला बना दीजिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं? सबसे ज़्यादा नंबर किसके, दोनों के संयुक्त। दोनों में मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, जिसकी बिल्डिंग ज़्यादा दोनों की मार्क्स के ऊपर दिखाई देगी। कुछ करना नहीं है, जोड़ लो। इन दोनों का 155 हो जाएगा ना, इन दोनों का 155 हो जाएगा, इसका 155 होएगा। इन दोनों का जोड़ेंगे तो 7 3 9 14 150 आएगा। इसका किसका आएगा, इसका भी 150 आएगा, और इसका 147 आएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, 150। वी का भी है और डब्लू का भी है, दोनों का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, बोथ सही होगा। संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं, सबसे अधिक पूछा ना, तो दोनों के भाई संयुक्त किसका बता। अरे भाई मैंने गलत बता दिया, गलत है, 155 ज़्यादा है भाई, 155 ज़्यादा यू के हैं। गलत है, गलत है, यू के हमने देखा ही नहीं इसको। पहला नहीं गलत, पहला नहीं सही नहीं है, चौथा सही, चौथा सही। 155 सबसे ज़्यादा ना, ऑप्शन डी सही है।
यू के ज़्यादा है, यू के। अगला बना दिए, वो 155 ज़्यादा है, उसका दोनों का इक्वल है ना, तो एक सबसे पूछा सबसे ज़्यादा है, हमें लगा कि सबका समान पूछ रहा है। अगला ऑप्शन बना दीजिए 134, 434, जल्दी से बनाइए भाई। जैन ने एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसने मिलता है और वह 60,000 रुपये 6,000 रुपये जो कि 1/6 भाग था है दान कर देता है, तो लॉटरी कितने रुपए की थी? जल्दी से बना दीजिए भाई। भाई जीती गई जो इनाम राशि थी उसका 1/3 भाग ही तो पाया है, वो 1/3 भाग पाया, और 1/3 भाग जो पाया है उसका छठा भाग 1/6 भाग जो है वो कितने के बराबर है? 6,000 के बराबर। बस टोटल लॉटरी कितनी हो जाएगी? 1/18 हो जाएगा, 18 बराबर कितने के? 6,000 के। टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 1 = बराबर 6,000 गुणे 18, 18 छक्का 108, डबल ट्रिपल 0 हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। चलिए जल्दी से बनाइए सवाल फटाफट। जल्दी से बनाते रहिए भाई। ऑप्शन नंबर 435, क्वेश्चन नंबर 435 है 78 पुस्तकें, 140 क्रैन, 114 क्रैन और 141 नोटबुक स्कूल बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यदि पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अतिरिक्त बच्चे हैं तो बच्चों की कुल कितनी संख्या है? 6 सब में बचना है। 78 में से 6 घटा देंगे, 114 में से 6 घटा देंगे, 141 में से 6 घटा के उसका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF, मासा, वही हो जाएगी बच्चों की संख्या। तो इसमें 6 घटाएंगे तो 72 आएगा, ठीक। इसमें 6 घटाएंगे तो 108 आ जाएगा, इसमें 6 घटा देंगे तो 135 आ जाएगा। मासा निकालना है इसका, HCF, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिफरेंस बैठने से सबसे आसान तरीका, डिफरेंस इसमें कितने का है? ज़्यादा दिख रहा है क्या? इसमें कितने का है? इसमें 27 का है ना, इसमें ज़्यादा आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा आ रहा है, 27 का है। तो या तो इसका मासा 27 होगा, या तो 27 का कोई मल्टीपल होगा, गुणनखंड होगा, सॉरी गुणज होगा नहीं, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। 27 ऑप्शन में नहीं बनाया है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 9 गुणे 3 ना, 9 गुणे 3, 9 ऑप्शन में दिया गया है। यस, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत हो बताइए। या तो 27 होगा या तो 27 का कोई फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। HCF का सवाल ये भी है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, तो आप आसानी से आ जाना चाहिए था। मासा दिया, लासा दिया, इनमें से एक संख्या दिया गया है, दूसरी पूछ रहा है। आपको पता है HCF इंटू LCF बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा दिया, लासा दिया गया 159, मासा दिया गया 6, उनमें से एक संख्या 24, 24 एक के 6 के 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 42। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ख़त्म सवाल। कितना टाइम लगेगा भाई? जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट लगाइए, अभ्यास करिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया, तो उसकी परिधि क्या होगी? जल्दी से बनाइए भाई। परिधि मतलब परिमाप।
जल्दी से बना दीजिए। आयत का परिमाप बताना है। अब आयत का परिमाप 2 लंबाई 2 चौड़ाई, लंबाई दिया है, चौड़ाई निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी। एल गुणे बी बराबर कितना होता है? 42 दिया है। जहाँ एल का मान दिया है 7, बी का मान आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। 42 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे, बी का मान आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। यानी लेंथ परिमाप यही है, जितना हम रेखा खींच रहे हैं, देख रहे हैं ये जो ये मार्क कर रहे हैं, ये इसका परिमाप है। ये 7 है, ये 6 है। अगर फार्मूला नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। 7 6 13, 13 दूना 26, कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग भी कह सकते हैं आप। परिधि, परिमाप, परिमित एक ही चीज़ है, उससे बिल्कुल मत घबराइएगा। अगला बना दीजिए, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बनाइए। यश किराए 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि वो कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जी का भार कितना था? 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। टोटल लॉस कितना हो गया है? 144 रुपये का, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज में यानी टोटल लॉस कितना है? 10% का। परसेंट में 10 का, रुपए में कितने का है? 144 का। यही तो है लॉस 10%, रुपए में 144, 100% वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी प्राइस आ जाएगी। टोटल प्राइस 144 को 100 से गुणा करा के 10 से भाग दे देंगे तो वो आपको 10 गुना वैसे भी दिख रहा है, 1440। यानी आपने टोटल कितना सब्जी खरीदा था? 1440। 1440 को आप 40 से डिवाइड कर दो, वज़न पता लग जाएगा। क्या पूछा उसने? 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है तो जिससे सी की 10% हानि होती है। सब्जियों का भार बताना ना, सब्जी का भार का तो सही तो है। 4 3 12, 4 6 24, 36 kg। सब्जी कितना खरीदा था? 36 kg। पैसा टोटल निकाल लिया ना। 1440 रुपये उसने खर्च की थी सब्जी खरीदने में, और 1 किलो का भाव कितना है? 40। 40 से डिवाइड कर दिया, क्या किलो मिलेगा पता लग गया, 36 किलो। ठीक है ना। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ सोचना है, ये जो 36 रुपये किलो आया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पहले का खरीदने का दाम घाटे वाला है, अब का खरीदने के पूछेगा तो थोड़ा सा ही दिक्कत है। ये 36 किलो जो आया है ये पहले जब घाटा नहीं था, घाटा नहीं होता तब का है उसे, इसका 10% उसे लॉस हो रहा है। बात समझिए। 40 ये विक्रय मूल्य भैया, क्रय मूल्य नहीं है। इसका मतलब पहले वो जब घाटा नहीं हो रहा था 36 kg खरीद रहा था, अब इसका 10% लेस कर देना पड़ेगा। 36 का 10% कितना होगा? 3.6। तो 36 किलो में 6.3 घटा देंगे, 3.6 सॉरी, तो हो जाएगा 32.4 kg। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए नहीं सही है। जानते हो कहाँ से? ये जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला है 36 किलो, ये घाटा नहीं होता तब के लिए है। 10% उसे घाटा हो रहा है भाई, तो 36 किलो अगर कम खरीदेगा ना 10% में होगा, तो 36 का 10% कम खरीदेगा तो 36 का 10% कितना हो जाएगा? 3.6 लेस कर देंगे, 32.4 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये पूछा था कि घाटा जब नहीं हो रहा था उसका पहले कितना क्रय मूल्य था, तब 36 होता। ये पहले वाली प्राइस है, करंट की प्राइस नहीं है। थोड़ा सा वहाँ दिक्कत थी, ध्यान देना। चलिए आगे। क्या दिक्कत है भाई? नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए क्या है कि ये जो 36 आया है, यहाँ तक तो समझ में आया 36 ना। 36 जानते हो क्या है? 36 kg जो आया है ये जब उसे घाटा नहीं होता तब का रोज है। और अब करंट का पूछ रहा है ना वो, अब कितना खरीद लेगा, तो सब्जी और 36 का 10% कम खरीदेगा, तो 10% उसको निकाल घटा दिया, या 90% निकाल लो तब भी वो बात आ जाएगी भाई। अगला बना दीजिए भाई। घटाना है, फार्मूला ही तो लिखा गया है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab ना। फोर ए बी होगा ना। ख़त्म सवाल है, इसमें क्या दिक्कत थी भाई, फार्मूला ही तो होता है, ये फार्मूला बताया गया है सिंप्लीफिकेशन में। चलिए अगला, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और ऊंचाई 1/2 मीटर है, दोनों 1/2 मीटर। तो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। आयतन निकाल लो। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर पानी। कितना होता है, 1000 लीटर पानी होता है। कितना घन मीटर आयतन आएगा, वॉल्यूम निकालना, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होगा, यही तो होगा भाई आयतन। और इसका वॉल्यूम दिया गया 1, लंबाई है, चौड़ाई 1/2, ऊंचाई 1/2, ये इसका आयतन आ जाएगा 1/4 घन मीटर। 1000 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 250 लीटर। कितनी क्षमता हो जाएगी इसकी, 250 लीटर की। इस टंकी की इस धारिता की 250 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अगला लिखिए, जल्दी से बनाइए भाई। एक राजनेता ने 285 किलोग्राम चीनी 1487 ग्रामीणों में वितरित की है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चीनी की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 1487 किलोग्राम ग्रामीणों में बांटना है, 1487 ग्रामीणों में बांटना है, और आपके पास चीनी कितनी है 285। तो 285 को आप 1487 से भाग दे देंगे। ये केजी में है तो इसका वाच्य केजी में ही आएगा। इसका मान जो है वो 1 केजी से कम आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गए वैसे भी। ऑप्शन देखा करो भाई, केले 191 किलो कहाँ है, 1 किलो भी नहीं मिलने वाला है, इसको भी 1 किलो नहीं मिलने वाला। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। करना ही नहीं है घटा, भाग देना ही नहीं भाई। 1 किलो से कम मिलेगा, अरे इसका भागफल एक बार कहाँ जाएगा, एक बार जाएगा ही नहीं। तो इस सब हर प्रत्येक व्यक्ति को 1 किलो से कम मिलेगा। सबका ऑप्शन 1 किलो ज़्यादा बनाया, लगाने की जरूरत है नहीं। अगला जल्दी से बना दीजिए भाई। बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का कर देने के लिए तैयार हो जाती है, जो उसके व्यवसाय का शुरू होने करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता है। देखिए ये 17% कम है, ये जो राशि है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से 17% क्या है, कम है। इसका मतलब है कि ये जो है वो 83% की वैल्यू है कि नहीं है। 100% का मतलब है इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन जोड़ा जज करते हैं। इसमें 4 करोड़ दिया, गलत है। जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि का से 17% कम है। इसका मतलब है कितना, ये 83%। ठीक है ना, तो कह रहा है उसे कितनी राशि की आवश्यकता है। अच्छा एक्स्ट्रा पूछ रहा है क्या, इसीलिए ये नहीं लगेगा, इस तरह ऑप्शन से नहीं लगेगा, क्योंकि इसका द्वारा एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है। एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा है, 238,75697 को 83 से भाग देकर 100 से गुणा करा देंगे तो उसके लिए टोटल आ जाएगी। कितना आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। लेकिन जो टोटल आएगी उसको इसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, घटाना भी पड़ेगा। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 3 लाख के आस
ना 3 करोड़ के आसपास मान लेते हैं। अगर 3 करोड़ मानते हैं तो इसका मतलब इससे कितना ज़्यादा है, लाख में ही तो कम है। लगभग ये मान के चलिए 3 करोड़ में 62 के आसपास, ज़्यादा ही है, 62 के आसपास जाएगा ना। तो ये तो कम ही है, ये भी कम ही लग रहा है। क्यों 3 मान रहे हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं ना। काटना ही पड़ेगा, क्या लग रहा है? कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं। 3 लाख नहीं जाएगा, क्यों करूँ, काट ही लेते हैं, इतना देर से करते हैं तो। ठीक है, 83 कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 बार नहीं, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 3 लाख होगा ही नहीं भाई मेरे, तभी तो गलत ही आ रहा है। ठीक है ना, 8 3 2 बार जाएगा, 100 एक्चुअली डिजिटल सम से लगा सकते थे, लेकिन इसमें डिफरेंस पूछा है ना, तभी तो नहीं आ रहा, वरना इसको काटने की जरूरत नहीं, डिजिटल सम से देख लेते क्या सही होने वाला है। लेकिन डिजिटल सम इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें लेस करना पड़ेगा 1 लेस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत में आएगी, क्योंकि ये 100 टोटल अमाउंट आएगा, इसको टोटल अमाउंट से इसके अमाउंट से घटाना पड़ेगा तभी आएगा। तो 83 66 166 मतलब कितना बचेगा यहाँ, 34, और 34 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 मतलब यहाँ से 7 आ जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 ही बार जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहीं से सोच लीजिए कि इसमें मतलब अप्रॉक्स 2 करोड़ 8 समथिंग के आसपास जा रहा, और ये इसके आसपास जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना कम है, 42। ठीक है ना, ये वाला दोनों ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि 40 और 50 के बीच में ही आएगा। एक बार और देख लेते हैं, तो 8 बार गया है, तो 8 त्रिक 24 के 4, 8 अठाई 64, 2 66। ठीक है ना, 3 6 63 आ गया, 7 खो ही गया था, 5 कैरी कर लेंगे, ये जाएगा 8 7 7 बार जाएगा लगभग। तो 43 नहीं आएगा, 48 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए पूरा नहीं काटा मैंने, 2 करोड़ 87 लाख के आसपास आएगा, और ये 2 करोड़ क्या है, 38 लाख, 2 करोड़ 38 लाख है, ये 87 लाख है। तो 38 को 87 से घटाएंगे तो ये 9, और ये जो है 4 9 4 9 मतलब 49 के आसपास आएगा, क्योंकि डिजिट यहाँ और कम होगी ना। तो ऑप्शन नंबर पहले सही, फर्स्ट सही। क्लियर हुआ? चलिए, कैलकुलेशन से बचने का जब तक प्रयास करेंगे, भाग गुणा ना करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां भी होंगी कैलकुलेशन, अगर गलती करेंगे तो, ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो। कह रहा है एक उधार ली गई राशि पर x% में x वर्षों में 6% की वार्षिक दर से बनाने वाला ब्याज उसके मूलधन का 1/3 है, तो x का मान क्या होगा? कुछ करना नहीं है भैया मेरे, यहाँ पे देखिए आसान है सवाल। मूलधन का 1/3 है ब्याज, इसका मतलब अगर ब्याज, अगर देखिए ऐसा मानते हैं, अगर मूलधन 300 मानते हैं तो इसका देखिए 300 इसलिए हमारा 3 का मल्टीपल माना हमने, 100 मान लेते तो मल्टीपल नहीं होता। तो इसको मूलधन अगर इतना होगा तो ब्याज कितना होगा, 100 ही तो होगा, 1/3 इसका यही तो है, 100 ब्याज चाहिए उसको। अब 6 ब्याज की दर 6% है, तो 6% के हिसाब से उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से आपको वर्ष कितने लगेंगे। अब यहाँ से परसेंटेज, यहाँ पे 100 अगर होगा तो 100/3% आपको ब्याज चाहिए, 100/3% चाहिए, 6% के हिसाब से 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बार जाएगा, 50/9%, 50/9 मानो 25 45, ऑप्शन नंबर सही है पहला। क्लियर हो गया?
किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 444 बना देते हैं। 444 में बेचे गए अंडे दर्जन में दिया गया है। रविवार को 12 दर्जन, सोमवार को 8, मंगलवार को 11, बुधवार को 5, बृहस्पतिवार को 9, शुक्रवार को 10 और शनिवार को 10। कह रहा है एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अंडों का तालिका दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ से कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या सवाल में? सवाल में मिसप्रिंट है भाई। सवाल में मिसप्रिंट पूछा क्या है ये तो पता नहीं है। पूछा क्या है ये तो पता नहीं है। ठीक है ना? सवाल मिसप्रिंट है, इसमें पूछा क्या गया ये तो पता ही नहीं, डाटा ही गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नहीं है सही, डाटा दिया ही नहीं, क्या बताना है इसमें। ठीक है ना? वो गलत सवाल। चलिए आगे बढ़िए। अरे भाई इसमें क्या सवाल लगाना है? देखिए इसमें क्या लगाना है, कुछ लगाना है क्या पता है? 25 रुपये ऑप्शन बना दिया है। ये तालिका दिया गया अंडों का दर्जन में। रविवार को 12 दर्जन, सोमवार को 8 दर्जन, मंगलवार को 11, बुधवार को 5, बृहस्पतिवार को 9। तो क्या करना है इसमें? कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना? इसमें डाटा देना चाहिए था कुछ और की। बेचे गए सोमवार की तुलना मंगलवार में कितना वृद्धि हुई, कितना रुपए खर्च हुआ, ये सब डाटा दिया ही नहीं, पूछा नहीं तो क्या बताओगे ऑप्शन में। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 445। मैंने एक 378 पेज की पुस्तक पुस्तकालय से ली जो कि एक सप्ताह में वापस की जानी है। यदि मैंने 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूँ और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूँ तो पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए उसे कितने दिनों के लिए निवृत्त किया जाना चाहिए, यानी अथॉरिटी कितने दिन के लिए आप लेना चाहेंगे? उस पुस्तक को कितने दिनों तक आप इशू करवाएं कि आप इस किताब को पूर्णतः पढ़ लें? 1 घंटे में 14 पेज पढ़ते हैं, प्रतिदिन आप 3 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है ना? जल्दी से बनाइए। एक सप्ताह में आप कितना पेज पढ़ेंगे और आपको सारी किताबें पढ़ने के लिए कितने पेज की ज़रूरत थी, वही आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन पहले लौटा देंगे आप, मतलब कई दिन की किताब आपकी शेष बच जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 7 दिनों में आपको ये किताब पढ़नी है। 7 दिनों में आपको ये कितनी किताब भाग पढ़ लेंगे? 1 घंटे में आप पढ़ते हैं 14 पेज, 3 घंटे पढ़ते हैं 42। ठीक है, 42 पेज आप 1 दिन में पढ़ेंगे। 378 पेज पढ़ना है, 42 से भाग दे देंगे, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यानी इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए कितना डेज लगेगा? 9 दिन लगेगा। लेकिन सवाल में हमसे ये थोड़ी ना पूछा है। और आपने किताब को लिया था 7 दिन के लिए, यानी आपको कितने दिन के लिए इशू करवाना था? 9 दिन के लिए। यानी कितना कम दिन ले लिया आपने? 2 दिन। 9 में से 7 दिन घटा देंगे। यहाँ पढ़िए, कह रहा है तो पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए इसे कितने दिनों के लिए नवीकृत किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है
कि 7 दिन के लिए आपने किताब लिया था, जो भी पढ़ा होगा कह रहा है हम आपको कितने दिन और इशू कर दें। निवृत्तकृत मतलब यही होता है, नवीकृत मतलब यही होता है कितने दिन के लिए और इशू कर दें ताकि आप पूरी किताब पढ़ लें। तो 9 दिन चाहिए आपको, 7 दिन की अथॉरिटी पहले ही दे चुकी है, तो आपको 2 ही दिन का और बचा है। 2 दिन आपको और अब हम इशू कर दें तो आप इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। 2 डेज और आपको दे दिया जाए। जैसे आप ही किताब लेते हो, हमारे यहाँ से लाइब्रेरी तो इशू है ही हो गया। कोई बच्चा लेके जाता है, मान लीजिए 10 दिन के लिए गया और 10 दिन में उसने क्या हुआ, जो भी पढ़ा हमने, आप आके अगले दिन बोलने लगा सर 2 दिन के लिए और दे देते तो हम सारी किताब पढ़ लेते। तो इसका मतलब वो 12 दिन के लिए इशू कराया होता तो इसे ये कहना नहीं पड़ता। 10 दिन के लिए इशू करवाया था, 12 दिन लगेगा टोटल, तो 2 दिन के लिए उससे रिमेनिंग बच गया कि नहीं, 2 दिन इशू करवाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे 7 दिन के लिए आप इशू करवाए थे, किताब को पूरा पढ़ना है तो 9 दिन के लिए इशू चाहिए, तो 2 ही दिन तो बचा, 2 दिन के लिए और आपको लेना पड़ेगा। चलिए अगला बताइए। मनु ने एक दर्जन घड़ियाँ 1454 रुपये 64 पैसे प्रति घड़ी की दर से बेची और 16% का लाभ कमाया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी से बनाइए भाई। एक घड़ी को 1454 रुपये 64 पैसे में ख़रीदा है और वो 16% लाभ अर्जित करता है। 12 घड़ी का क्रय मूल्य पूछना है, 12 घड़ी का विक्रय मूल्य भी आपको 1 घड़ी का दिया है, तो 1 घड़ी का क्रय मूल्य निकाल के 12 से गुणा कराना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे तो अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहोगे तो यहाँ से बन सकता है मौका, लेकिन उसके लिए प्रोसेस यहाँ पे देखना पड़ेगा। यानी 116% की वैल्यू दिया गया है 1454 रुपये 64 पैसे। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1 घड़ी की कास्ट प्राइस आएगी, कितनी आएगी? कास्ट प्राइस आएगी 1 घड़ी की, ठीक है ना, बटा 116 गुणे 100, 1 घड़ी की कास्ट प्राइस आएगी। 1 घड़ी की कास्ट प्राइस आएगी और आपको 12 घड़ी की कास्ट प्राइस निकालना है तो गुणे 12 कर देंगे, यही तो होगा। जिसका डिजिटल सम क्या आएगा देख लेते हैं। 5 4 9 5 4 9 6 गुणे 1 गुणे 3 बटा 4 दूनी 4 8, ठीक है ना। 6 त्रिक 18, ठीक है ना। 6 त्रिक 18, 18 का डिजिटल सम 9 आएगा। 9 बटा 8 का ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे तो जिसका डिजिटल सम 9 आएगा, जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही उत्तर सही होगा। 5 4 9 ये तो गलत है। 6 3 9 6 3 9 2 आ गया, ये भी गलत है। 5 4 9 5 4 9 यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 4 6 3 9 8 1 9, ठीक है ना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। 1 घड़ी का क्रय मूल्य निकाल के 12 से गुणा कराना पड़ेगा। 12 घड़ी का ऑप्शन पूछा है। चलिए अगला बना दीजिए। एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दिया गया 67.4 है। यदि एक अन्य कक्षा के 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत माध्य दिया
72.3 हो तो दोनों कक्षाओं के संयुक्त क्या होगा? डिजिटल सम लगाओ, जल्दी से आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू तो नहीं आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, डिजिटल सम नहीं लगेगा भाई, ये ध्यान में दीजिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तभी लगेगा, वरना अप्रॉक्स वैल्यू पे नहीं लगेगा, बात ध्यान में दीजिएगा। 12 गुणे 90 में लगता दिया भी है 4, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा। 15 गुणे 72.3 बटा 12 3 27 हो जाएगा। डिजिटल सम लगाएंगे 2 3 3 6 4 10 10 7 17 17 मतलब 8 8 3 24 के 8 8 हो जाएगा ना, ये 8 3 24 24 में 6 और 5 1 6 9 से 9 कर दीजिए 6 3 18 18 मतलब 9 बटा 9, इसका 15 15 बटा 9, डिजिटल सम क्या आएगा 6, जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। इसमें 1 आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू में लग रहा है लिया 9, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू लग रहा लिया है, कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिया है तो वही करना पड़ेगा भाई, गुणा ही कराना पड़ेगा। अप्रॉक्स वैल्यू अगर ले लिया, डिजिटल सम तो नहीं फॉलो करेगा, लगभग वैल्यू आ रही है इसमें। अब देखिए 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 84 4 88, कैरी हुआ 8, 12 छंग 72, 72 8 80, 72 8 80, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। प्लस 15 3 45, 15 दूना 30 4 34, ठीक, 15 7 105 3 108, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, बटा 27। जोड़ लेंगे इसको, 8 5 13, 4 8 12, 12 1 13, ठीक है ना। और ठीक 8 5 13, 13 के 3 8 4 12 1 13, 8 1 9 9, गलत आ रहा है। 8 5 13 के 3, ठीक, 8 4 12 1 13 के 3, कैरी हुआ 1, 8 और 0 9 8 19 है, ठीक है ना। यानी 0.27 एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1993.3 बटा 27 कटेगा नहीं है, तभी तो अप्रॉक्स वैल्यू, तभी डिजिटल सम आ ही रहा था। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू लेके जाते हैं। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 9 19, ठीक है ना। 70 के आसपास आएगा अप्रॉक्स वैल्यू, 70, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 70 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरे यार 27 सत्ते 199 होता है, तो 7 बार जाएगा पूरा पूरा, इसके बाद जाएगा भी नहीं, 70 बार जाएगा लगभग, 70 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 448 बना दीजिए जल्दी से। एक वृत्त की परिधि दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त की परिधि दिया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर, इसका 22 दिया गया है, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 22 बटा 2 गुणे 22 बटा 7, 7 ऊपर जाएगा, यानी इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 बटा 2, 7 बटे 2 रेडियस आ जाएगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों का रेडियस, देखिए ये त्रिज्या दोनों की एक ही होती है ना ये। अब इसका एरिया पूछा है, पूरे एरिया का हाफ हो जाएगा, तो पूरे एरिया का हाफ पाई, आर का मतलब हो जाएगा 7, पाई का मान ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है।
पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2 बटा हाफ। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 सत्ते 77/4, 11 सत्ते 77/4 मतलब है अब 20 से कम, 20 से कम मतलब बी ऑप्शन से। ठीक है ना, अगला बढ़ाइए, जल्दी से बनाइए, आज का लास्ट सवाल है ये। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत 20 साइकिल बेचा, 2 साइकिल घर से देना पड़ेगा। 2 साइकिल की घाटा हुआ किस पर? 2 साइकिल 22 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। 1/11 का मतलब होता है 9.09%, या फिर 1/9 से 9 से 1/11%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। आज की क्लास समाप्त होती है, यहाँ तक था 449 तक। क्लियर? सारे बच्चों को कोई डाउट है? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। उसका हम अगली क्लास में, अगर इस क्लास में नहीं बता पाए हैं मान लो डाउट, तो अगली क्लास में हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। ये सिलसिला आप कंटिन्यू करिए, आप मेहनत करिए लगातार, हम आपके साथ हैं और अब ये सिलसिला आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। कल मिलते हैं।